हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके के पेपरों का एनालिसिस। उसी श्रृंखला में बात करें तो आज हम करने जा रहे हैं आपके फाइनल टेस्ट ए का एनालिसिस। किसका करने जा रहे हैं? आपके फाइनल टेस्ट ए का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो होता आपका 10 अगस्त 2025 को। कब हुआ था आपका? 10 अगस्त 2025 को, यानी कल ये पेपर हुआ था। उसका एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो हमने कुल टेस्ट किए आपके 11 माइनर टेस्ट के। ठीक है, 11 माइनर टेस्ट का एनालिसिस किया, यानी जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट थे। कैसे थे आपके? टॉपिक वाइज टेस्ट थे। ठीक है, इन 11 टेस्टों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन से 3 भागों की बात करूँ तो हमने बांटा था आपका माइनर टेस्ट 1 से 4 तक। माइनर टेस्ट 1 से 4 तक, फिर आपका मेजर टेस्ट 1 हुआ था। क्या होता आपका? मेजर टेस्ट। यानी इन 4 टेस्टों का रिवीजन हो गया था आपका मेजर टेस्ट 1। दूसरा टेस्ट में दूसरा पार्ट हमने ग्रुप 2 बांटा था। ये ग्रुप ए था अपना, ग्रुप बी था अपना। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी के अंदर था आपका माइनर टेस्ट 5 से 8 और फिर आपका मेजर टेस्ट हुआ था। कितना होता आपका? मेजर टेस्ट हुआ था। तीसरा हमने ग्रुप सी बांटा था, जैसा कि हमने करवाया एनालिसिस आपको। तो फिर हमने माइनर टेस्ट 9 और 10 और 11 थे। इसमें क्या थे? 9 से 11। ठीक है, और फिर आपका मेजर टेस्ट 3 एनालिसिस करवाया था। क्या? मेजर टेस्ट 3 एनालिसिस किया था। तो बात करें तो कुल हम टोटल बात करें तो टोटल कितने पेपर कर चुके हैं? सब्जेक्ट यानी टॉपिक वाइज टोटल 15 पेपर कर चुके हैं। यानी 15 पेपर का एनालिसिस पहले हमने बहुत ही अच्छे से किया, बहुत ही शानदार तरीके से किया। और जिन दोस्तों ने अपने 15 एनालिसिस पेपर देखे हैं तो उनके लिए फाइनल टेस्ट जो आज वाला पेपर है वो बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं था। जैसा कि कलाम ने ग्रुप के अंदर डाला था कि पेपर हाई स्तर के होंगे, उच्च स्तर के होंगे। ठीक है, तो उस स्तर को देखें तो हमने ये सारी चीज़ें जो जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आज, वो पूरे इन माइनर टेस्टों में हमने पहले से ही विश्लेषण किया है। जितना विश्लेषण किया है ना, उससे भी बेहतरीन विश्लेषण किया। जैसा आपने कलाम के क्वेश्चन पूछे गए उससे भी अच्छे लेवल तक हमने क्या किया? विश्लेषण किया, और एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं किया है। ठीक है, बाकायदा जिन दोस्तों ने जो कंटिन्यू देख रहा है वो कमेंट में देख भी सकता है। बाकायदा कल आपने पेपर दिया होगा तो आपने देखा भी होगा कि ये पूरे पेपर हमने वैसे ही विश्लेषण किए जैसा कि एग्जाम के तौर पर पूछा जा सकता है, आसपास की चीज़ों को पूछा जा सकता है। प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ हमने एनालिसिस किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे लगभग। बाकी कुछ कलाम के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन थे ताकि उन टॉपिकों को कवर किया जा सके। तो पूरा विश्लेषण किया हुआ था और उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन आया। ठीक है, अभी देखो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो पहले से जो दोस्त देख रहे हैं उनको सभी को पता चल जाएगा कि ये चीज़ सर ने वहाँ पर बताई थी, ये चीज़ सर ने वहाँ पर बताई थी। बात करते हैं देखो फाइनल टेस्ट एक की। तो फाइनल टेस्ट वैसे तो आपको सभी को पता है, फाइनल टेस्ट आपका पूरे सिलेबस का है। ठीक है, पूरे सिलेबस का है, जितना भी आपका सिलेबस था पूरे सिलेबस का था। ठीक है, तो फाइनल टेस्ट एक की बात करते हैं तो फाइनल टेस्ट में देखो हम किस प्रकार से करेंगे। मैं आज करवाऊंगा आपको, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या, यानी उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया उस टॉपिक को पढ़ेंगे, साथ साथ उनके जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में हम जानेंगे, ताकि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या? आपका रिवीजन। लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपना रिवीजन। क्योंकि लास्ट टाइम में पेपर एनालिसिस का मतलब होता है कि रिवीजन किस हिसाब से करें आप। ठीक है, वैसे नहीं बताऊंगा मैं जैसे कि और यूट्यूब पर बताते होंगे आपके, जैसे टिक लगाते होंगे, मैंने वैसा ही करूंगा जैसे अपने इन 15 टेस्टों किया है। कैसे किया है? इन 15 टेस्टों का हमने एनालिसिस किया, उसी प्रकार से आपका एनालिसिस किया जाएगा प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ प्रत्येक। ठीक है, और प्रत्येक ये भी बताया जाएगा प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि माइनर टेस्ट में हमने कौन से माइनर टेस्ट में ये एनालिसिस किया था। ठीक है, सभी चीजें हम पहले से इतनी एक कदम आगे चल रहे हैं एनालिसिस के तौर पर, यानी पहले से हमने इतना अच्छा तरह से विश्लेषण किया है कि हमारे जो फाइनल टेस्ट है वो इतना टफ नहीं होंगे। ठीक है, मैं बताऊं जितना कलाम सोचेगा उससे एक कदम आगे है हम। ठीक है, आरपीएससी से भी एक कदम आगे सोचिए। इस बार एनालिसिस करवाया मैंने, आपने वीडियो देखे होंगे, मैं बार बार बता भी रहा था कि आरपीएससी यहाँ तक पहुंच चुका है, क्योंकि मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आरपीएससी के द्वारा जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था ना, वहां तक जितने क्वेश्चन होते हैं जो आपकी जीके की पार्ट से समझे थे वो सभी करवाए, और लेवल का सभी चीजें बताई कि इस लेवल तक ये। इसके साथ साथ हमने क्या किया, आपके नाथ पब्लिकेशन की बुक पे एनालिसिस करवाना स्टार्ट कर दी थी मैंने। नाथ पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन थे, वो भी मैंने करवाए। इसके बात करें इसमें नाथ पब्लिकेशन में सिर्फ हमने ग्रुप ए किया, यानी कि सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट किया, यानी भूगोल का पार्ट किया है। ठीक है, और कल से मेरा विचार है कि मैं आपको जो आपके राजनीति विज्ञान है उसको भी करवाने की कोशिश करूं, जिस प्रकार से टाइम मिलता है उस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा टाइम का इश्यू है। ठीक है, एक ही चीज का हो सकता है, या तो रीट का होगा या आपका सेकंड ग्रेड का होगा। ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड ग्रेड का बहुत लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले हम किसका कर रहे थे? फर्स्ट ग्रेड का कर रहे थे। किसका कर रहे थे? फर्स्ट ग्रेड का। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक, पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड को पूरे अच्छे से एनालिसिस करवाया, सेकंड ग्रेड का थोड़ा लेट स्टार्ट किया, क्योंकि जून लास्ट तक हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो लास्ट तक स्टार्ट किया तो 1 महीने के अंदर हमने ज्योग्राफी फैल ली, पेपर भी अपने कलाम के पूरे किए। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया और कमेंट में जरूर बताया कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। और जो दोस्त शुरू से देख रहे हैं, जो आपके माइनर टेस्ट 1 से देख रहे हैं यानी 15 टेस्ट देगा, वो जरूर बताया कि अपने जो फाइनल टेस्ट हुआ है उसमें अपने कितने क्वेश्चन को एनालिसिस हुआ, कितने क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले, जरूर बताया कमेंट के अंदर, ताकि आगे का वीडियो और भी बेनिफिट होगा आपका। क्योंकि जितने क्वेश्चन है वो मैंने पहले पूरे करवा दिए, हाई स्तर पर मैंने एनालिसिस करवाया था, तो वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया कलाम के द्वारा, ज़्यादा नहीं बनाया गया। तो आप बता देना आपको जो आज करवाऊँ उस क्लास के हिसाब से कराऊँ जो ये आपकी 2 क्लासों में कंप्लीट करूँ, तो आप आज जरूर बताना। पहले देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आज, क्योंकि हमें पूरे ऑप्शनों की व्याख्या करनी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन आपका पीएम परिणाम योजना का उद्देश्य क्या है। जो आपकी बुकलेट नंबर थी, बुकलेट नंबर कौन सी, जो आपकी सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, तो ये क्वेश्चन था आपका कृषि क्षेत्र से, और कलाम ने सीधा डायरेक्ट पूछा था कि पीएम परिणाम योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो ये आप बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे देखो आपका पीएम परिणाम योजना के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखो बात करता हूँ, मैं हमेशा ये बताता हूँ इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, आरंभ कब हुई थी। ठीक है, तो आरंभ हुई थी आपकी 28 जून 2023 को। कब हुई थी आपकी? 28 जून 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, याद कर लेना। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि इसका आरंभ कब हुई थी, योजना कब की है, तो 28 जून 2023 को। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हो गया, सीधा फैक्ट क्वेश्चन यदि पूछा जाता है। ठीक है, वही बात करें, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इसका नाम, पूरा नाम क्या आपका पीएम परिणाम का। यदि पीएम परिणाम का पूरा नाम याद भी होना चाहिए, इसका पूरा नाम है आपका मातृभूमि के पुनरुद्धार, पुनरुद्धार, ठीक है, जागरूकता सर्जन, जागरूकता सर्जन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कार्यक्रम, ये परिणाम जो आपकी पीएम परिणाम योजना है इसका पूरा नाम है। ठीक है, पूरा नाम आपको अधीनस्थ जो आपका आरपीसी है, सॉरी रीट का याद आ रहा है बीच में, जो आरपीसी है वो आपका पूरा नाम नहीं देगा, आपका सीधा शॉर्ट नाम देगा आपका पीएम परिणाम, या पूरा नाम भी आपको पूछ सकता है ऑप्शन में। ये देखिए इसका पूछा जा सकता है इसके पूरा नाम क्या है, तो आपका पूरा नाम ये है, ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, मातृभूमि की पुनरुद्धार, जागरूकता सर्जन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी आपके 28 जून 2023 को। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके 3 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे इसके? 3 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे इसके? 3 उद्देश्य थे। तीनों उद्देश्य आपको याद होने चाहिए, तो एक तो इनमें दिया हुआ है और 3 कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपका था, पहला उद्देश्य था इसका रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, उपयोग को कम करना, पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था सर? तो दूसरा उद्देश्य देखो, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, को बढ़ावा। तो 3 उद्देश्य थे, जिसमें हमने 2 उद्देश्य देख लिए अपने। पहला उद्देश्य था आपका रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, दूसरा उद्देश्य था कि उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना, तीसरा उद्देश्य था आपका, देखो इसमें देखते हैं ऑप्शन देखिए आपका, किसानों को रासायनिक सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करना, यह भी नहीं था। ठीक है, तो बच्चा कौन सा आपका नैनो यूरिया, जैविक उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना। तो यही थे आपके 3 उद्देश्य। 3 उद्देश्य मैंने आपको बताया कि पीएम परिणाम योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 28 जून 2023 को। पीएम जो आपकी परिणाम योजना, इसका पूरा नाम आपका मातृभूमि के पुनरुद्धार, जागरूकता सर्जन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम। 3 उद्देश्य थे इसके। पहला उद्देश्य था आपका रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना, दूसरा था आपका उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना, तीसरा था आपका नैनो यूरिया, जैविक उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, कृषि संधारणीयता का एक समग्र सूचकांक। ठीक है, एक समग्र सूचकांक आपका CIAS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथनों की पहचान कीजिए। असत्य कथनों की पहचान करते हैं। ठीक है, पहला दे रखा आपका, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता नहीं। यह सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है आपका ICAR द्वारा। ठीक है, अब कुछ दोस्तों को यह नहीं पता कि ICAR क्या है आपका, तो ICAR है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, क्या आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि आईसीएआर कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका? नई दिल्ली। कहाँ पर आपका? नई दिल्ली। ठीक है, इसके द्वारा आपके जो अनुसंधान केंद्र है वो चलाए जाते हैं आपके भारत में। जैसे आपने देखा होगा काजरी वगैरह, ठीक है, सेवर, भरतपुर, सरसों, रेपसीड अनुसंधान केंद्र, बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र, तबजी, अजमेर, ये वगैरह जो आपके वो आपके आईसीएआर द्वारा चलाए जाते हैं। किसी के द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो ये सूचकांक था आपका ICIAS, ये किसके द्वारा जारी किया गया था? आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ठीक है, दूसरा दे रखा आपका ऑप्शन CIAS का औसत अनुमानित मूल्य 0.49 है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। कितना आपका? 0.49, ये बिल्कुल राइट खत्म हो जाएगा। तीसरा दे रखा राजस्थान में सबसे कम संधारणीय कृषि पद्धतियां। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि राजस्थान है, अपना राजस्थान है यानी राजपुताना, इसमें सबसे कम संधारणीय कृषि पद्धतियां, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इंडो गंगा मैदानी बाघों में जलवायु परिवर्तन प्रभावों का जोखिम कम है। देखो, जोखिम कम नहीं है, जोखिम क्या आपका? अधिक है। जोखिम क्या आपका? अधिक है। तो हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था। तो असत्य कथन कौन कौन से हो जाएंगे आपके? A और D हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? A और D असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ये सूचकांक जारी किया गया था कितने मानकों को लेकर किया गया था? आपके 51 संकेतों को लेकर किया गया था। 51 संकेतों के आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें आपका CIAS का औसत अनुपात मूल्य था आपका 0.49। राजस्थान में सबसे कम संधारणीय पद्धति थी। और इसके साथ जो राष्ट्रीय औसत से अधिक राज्यों की बात करें हम, राष्ट्रीय औसत से अधिक राज्य, राष्ट्रीय औसत से अधिक राज्यों की बात करूं मैं, अधिक राज्यों की बात करें हम, तो कौन कौन से राज्य थे? क्योंकि आपके भारत की ज्योग्राफी भी तो आपके टॉपिक है। तो यहाँ पर थे आपके जैसे मिजोरम, केरल, और कौन से राज्य थे? मिजोरम, याद करना प्रमुख रूप से आ सकता है सबसे ज्यादा मिजोरम, फिर केरल, MP, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 4-5 राज्य याद कर लेना, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। ये ऐसे राज्य जिनका जो औसत है अनुमानित मूल्य, जैसे भारत का औसत अनुमानित मूल्य कितना था आपका? 0.49, इससे अधिक रहा है इन राज्यों का। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। संकेत कितने थे आपके? 51 संकेत थे। कितने संकेतों के आधार पर ये रिपोर्ट या सूचकांक जारी किया गया था? आपके 51 संकेतों के आधार पर। कितने संकेतों के आधार पर? 51 संकेतों के आधार पर। किसके द्वारा किया गया था? आपके ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ठीक है, राजस्थान में सबसे कम संधारणीय कृषि पद्धति है। ठीक है, कौन सी सूचकांक था आपका? कृषि संधारणीय का एक समग्र सूचकांक CIAS द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि राजस्थान में सबसे कम संधारणीय कृषि पद्धतियां हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि योजना से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसकी PDF अपने टेलीग्राम पर मिलेगी भाई। इसकी जो PDF है अपने टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का नाम आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। ठीक है, ये जो आपके मैं करवा रहा हूँ एनालिसिस, ये भी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत के योगदान के संबंध में असत्य कथन। देखो, वैश्विक सेवा निर्यात के बारे में, भारत के योगदान के बारे में असत्य कथन की बात करना है। ठीक है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी 4.3% है। कितनी आपकी? 4.3% है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आंकड़े। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारतीय भागीदारी कितनी % है? तो 4.3%। कितने प्रतिशत है दोस्तों? 4.3%। आई होप याद हो गया होगा। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा? आपका 5वां स्थान है। गलत बात है। भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान आपका 7वां। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर? आपके भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है भाई दोस्तों? 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। इससे पहले 6 देशों के नाम बताएं। बात करें तो सबसे पहला आपका अमेरिका। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका 13%। कितना आपका? 13%। दूसरा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन किंगडम। तो इसका कितना आपका? 7.5%। देखो, आपकी वैश्विक रिपोर्ट है तो एक देश का भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सातों के सातों बता रहा हूँ आपको। फिर आपका जर्मनी आएगा, क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सातों में से क्रम पूछा जा सकता है आपको किसी भी राज्य का। चौथा आपका आयरलैंड आता है। कौन सा आता है आपका? आयरलैंड। और 5वें स्थान पर आता है अपना चीन, और 6ठे स्थान पर आता है अपना फ्रांस। ठीक है, और 7वें स्थान पर कौन आता है? अपना भारत। 7वें स्थान पर कौन आता है दोस्तों? अपना भारत आता है। ठीक है,
देखो सेवा क्षेत्र में भारत के निर्यात का सर्वाधिक योगदानकर्ता देश अमेरिका है। तो सर्वाधिक योगदानकर्ता देश कौन सा आपका? अमेरिका है, बिल्कुल राइट। अभी देखो ट्रैफिक वॉर चल रहा है, क्या क्या फर्क पड़ेगा। सेवा क्षेत्र में कंप्यूटर एवं व्यावसायिक सेवा ये उप क्षेत्र 70% योगदान के साथ भारत में निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा रखता है, बिल्कुल राइट। हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था असत्य कथन। क्या पूछा था? असत्य कथन। तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान कौन सा आपका? 7वां स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों आपका? 7वां स्थान है, ठीक है। और वही पूछे आपका जो कलाम का क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर क्या पूछा गया था कि व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने परसेंट है? तो 1.8%। कितनी है दोस्तों? 1.8%। इंपॉर्टेंट आंकड़े याद कर लेना। वैश्विक सेवा निर्यात में भारतीय भागीदारी कितनी है आपकी? 4.3%। 4.3%। स्थान कौन सा आपका? 7वां। सर्वाधिक योगदानकर्ता देश कौन सा आपका? अमेरिका। कौन है आपका? अमेरिका है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में क्या आपका ट्रैफिक वॉर चल रहा है, ठीक है। अमेरिका के साथ ट्रैफिक वॉर चल रहा है, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। करंट से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी 1 महीना है एग्जाम का, लेकिन अभी तो हो सकता है छप गए होंगे पेपर। और वही बात करें देखो आपके वित्त वर्ष, एक क्वेश्चन और बनता है आपका। वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात में, सेवा निर्यात वृद्धि मामले में, सेवा निर्यात के वृद्धि मामले में भारत कौन से देशों में स्थान, भारत शीर्ष 5 प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है। प्रमुख देशों में शामिल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात वृद्धि के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? आपके शीर्ष 5 देशों में शामिल है। कौन से में? शीर्ष 5 देशों में शामिल है। कौन से स्थान प्रवेश कर चुका है? तो आपके शीर्ष 5 प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है भारत की कौन से मामले में? आपकी सेवा निर्यात वृद्धि मामले में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। यदि कूट का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो यहाँ से देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे हैं। कलाम के जो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन आया था आपका, जो आपका अमेरिका वाला, तो ये भी हमने कर लिया है। साथ में आपका एक क्वेश्चन ये आया था आपका, क्योंकि वो टॉपिक वाले क्वेश्चन थे, तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। पहला कथन दे रखा है आपका, देखो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एसडीजी पर स्वैच्छिक वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2017 में प्रस्तुत की, बिल्कुल राइट। पहली बार कब की? आपकी 2017 में प्रस्तुत की, बिल्कुल राइट। और वही पूछे कि दूसरी बार प्रस्तुत की आपकी 2020 में। कब प्रस्तुत की? आपकी 2020 में, ठीक है। और 2020 में तब की। इसका आदर्श वाक्य क्या था आपका? आदर्श वाक्य की बात करें, आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य क्या था आपका? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एसडीजी पर स्वैच्छिक वार्षिक रिपोर्ट पहली बार 2017 में प्रस्तुत की। पहली बार तो कब की? वर्ष 2017 में, ठीक है। दूसरी बार कब की? आपकी 2020 में। और इसका आदर्श वाक्य क्या था आपका? सबका साथ सबका विकास। अब अच्छे से याद हुआ होगा। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की तीसरी कमेटी, यानी तीसरी कमेटी सामाजिक, मानवतावादी व सांस्कृतिक विषय में भारतीय प्रतिनिधि लक्ष्मी मेनन थी, बिल्कुल राइट। कौन थी आपकी? लक्ष्मी मेनन, ठीक है। बात करते हैं देखो 1948 की जो आपकी तृतीय कमेटी थी, कौन सी आपकी? तृतीय कमेटी, ठीक है। इसका भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधि थी आपकी, भारत की प्रतिनिधि कौन थी आपकी? प्रतिनिधि की बात करें तो होती है आपकी लक्ष्मी मेनन, लक्ष्मी मेनन। और हमने ये क्वेश्चन कब किया था? यदि कोई दोस्त पीछे का पेपर देखे है तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन कब किया था कि भारत में इसने क्या किया था आपके, जो आपके लिंग के आधार पर भेदभाव का जमकर विरोध किया था। ये क्वेश्चन पूछा था कि यूएनओ में लिंग के आधार पर सर्वाधिक भेदभाव का विरोध किसने किया था? तो वहां पर था आपका लक्ष्मी मेनन। वहां का आंसर क्या था आपका? लक्ष्मी मेनन। कलाम का क्वेश्चन था आपका, वो क्या था आपका? लिंग के आधार पर भेदभाव का जमकर विरोध किसने किया था? जमकर विरोध किया किसने किया भाई? आपके लक्ष्मी मेनन ने। किसने किया? लक्ष्मी मेनन ने। और ये आपके आरपीसी द्वारा पूछ भी लिया गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था यहाँ पर। तो ये सभी क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखो दोनों सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बात एक और याद कर लेना, 1948 की बात है, तृतीय कमेटी, ठीक है। इसकी लक्ष्मी मेनन थी,
ये पूछा जा चुका क्वेश्चन, इसके साथ साथ ये भी आपका आरपीसी द्वारा भी पूछा जा चुका है। और आपकी ये दूसरी याद कर लेना, अब आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास, दूसरी बात 2020 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। चलो 5वां क्या आपका, देखो असम्मिलित छाटिए, असम्मिलित हमें छाटना था। मिशन दे रखे और भारत की भागीदारी वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है आपके, एक तो मिशन दे रखे और भारत का भागीदारी दे रखा है। यहाँ पर देखो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल, तो संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल है 1998 में भागीदारी की थी। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपका, UNIFIC नहीं था वहाँ पर, वो था आपका UNIFIL, UNIFIL, ठीक है 1998। तो ये देखो हिंदी में सही, इंग्लिश में गलत दे रखा है। ये कलाम की थोड़ी मिस्टेक करने की आदत सुधरी नहीं है अभी तक। क्वेश्चन एक क्वेश्चन और आएगा, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, वहाँ पर भी थोड़ा गलत दे रखा है उन्होंने। यहाँ पर देखो UNIFIL है, वो 1998 में आपकी भारत की भागीदारी वर्ष बना था, ठीक है, लेबनान संयुक्त राष्ट्र, तो ये आपका सही है। दूसरा दे रखा है देखो आपका संयुक्त राष्ट्र डिस इंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल UNDOF गोलन, देखो गोलन हाइटस 2006, तो ये गोलन नहीं था आपका, गोलान था। क्या था आपका, गोलान, ठीक है। गोलन क्या होता है आपका, गोलान था आपका, गोलान हाइटस 2006 में, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMIS, देखो शॉर्ट नाम पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको सही भी बता रहा हूँ साथ साथ कि इतना बड़ा नाम नहीं देगी आरपीसी देगी तो आपको शॉर्ट नाम देगी आपकी, ऐसे देगी आपकी UNIFIL के अंदर भारत ने हिस्सेदारी कब निभाई थी, तो 1998 के अंदर। ऐसा क्वेश्चन पूछती है आरपीसी, इतना पूरा नाम नहीं देती, पूरा देगी तो कोर्ट के अंदर देगी, ठीक है। सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन 2008 में नहीं होता, कब होता आपका, 2006 के अंदर। कब होता आपका, 5 के अंदर। कब होता आपका, 2005 के अंदर, ठीक है 2005। हमें क्या पूछा, असम्बली तो पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन MONUCO 2005 में होता, ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, 2005 के अंदर होता। इसके साथ साथ आपका एक असम्बली तो ये हो गया, इसके साथ एक सूडान में और होता। सूडान में बात करें UNMISS, ये होता आपका 2012 के अंदर। इसमें हिस्सा भारत ने कब लिया था, 2012 के अंदर, और लगभग 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे चुका है भारत रक्षा भागीदारी में, ठीक है। इस यूएनओ को, इस मिशन में, इन मिशनों में 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कौन दे रखा है, भारत दे रखा है। देख सकते हो कितने पैसे देता है भारत इस संस्था को, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूएनओ को इतने पैसे देता है भारत, और यूएनओ कभी भी भारत का साथ नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसका सम्मिलित कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर क्या आएगा आपका, 2005 आएगा, ठीक है। सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन था, वो 2005 में था। दूसरा था जो ये आपका UNMIS और UNMISS है था, वो था आपका 2022 में। देखो एक एस का फर्क है, एक एस और आती है आपकी सन चेंज हो जाएगी 2012 के अंदर, ठीक है। दोनों चीजें आप याद करना साथ साथ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत कोष के संबंध में कथनों पर पहचान कीजिए। किस पर पहचान करनी है हमने, आत्मनिर्भर भारत कोष, यानी अपने आप पर भारत के निर्भर कोष पर हमें पहचान करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कर चुका था मैं पहले भी करवा चुका हूं मैं आपको। यह संभावित विस्तार वाले MSME को इक्विटी फंड प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल राइट, ठीक है। इक्विटी फंड है वो प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था MSME को, ठीक है। तो ये तो पहला तो खतना सही है आपका। इसे 60,000 करोड़ रुपए की कोष के साथ शुरू किया गया था, नहीं, इसे शुरू किया गया था कितने हजार करोड़ के साथ बात करें तो इसे शुरू किया गया था आपके 50,000 करोड़ कोष के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका, 50,000 करोड़ आना चाहिए था, नहीं कि 60,000 करोड़ के साथ इसे शुरू किया गया था। इस कोष में सरकार की ओर से 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, नहीं, देखो सरकार की ओर से बात करें, सरकार की ओर से बात करें तो सरकार की ओर से प्रावधान की बात करें तो कितना किया गया है, वो क्या गया आपका 10,000 करोड़। कितना गया आपका 10,000 करोड़, तो ये भी गलत हो गया। और वहीं आप बात करें 10,000 करोड़ तो सरकार की ओर से, और फिर 40,000 करोड़ सर, टोटल तो 50,000 करोड़ था ना, तो निजी क्षेत्र, निजी कोष की बात करें तो निजी कोष कितना आपका 40,000 करोड़ हो गए ना। टोटल कितना हो गया आपके 50,000 करोड़, ठीक है, याद कर लेना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाए आपका, सत्य कथन पूछा है ना, सही कथन। देखो सही बताया तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें हम जो आपकी स्थिर मूल्य पर जो भागीदारी बात करें इसकी, जो आपकी 84.7% वित्त वर्ष 2023 की बात करूँ मैं, भागीदारी कुल कितनी आपकी 84.7% स्थिर मूल्य पर आपके आत्मनिर्भर भारत कोष की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या अपना 7 आपका राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों के जीएसवीए में औद्योगिक सेवा व गतिविधियों की शीर्ष हिस्सेदारी वाले राज्य गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड है। बिल्कुल राइट। ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो शेष राज्य दे रखे आपको, क्या दे रखे होंगे, शेष राज्य दे रखे। तो न्यूनतम राज्यों की हिस्सेदारी कौन सी हो जाएगी, न्यूनतम हिस्सेदारी वाले राज्य की बात करें तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे आपके, न्यूनतम हिस्सेदारी। तो न्यूनतम हिस्सेदारी वाले राज्य कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो एमपी हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। ये दो राज्य ऐसे हैं जिनकी हिस्सेदारी कैसी रहती है आपकी औद्योगिक व सेवा गतिविधियों में न्यूनतम रहेगी। और शेष राज्य कौन से थे आपके, गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड। तो ये तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य कथन है। देश में कुल जीएसवीए में 4 राज्यों का गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु की हिस्सेदारी 43% है। बिल्कुल राइट। याद कर लेना इसको, शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर लेना इसको, जीएमकेटी यानी कि आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की हिस्सेदारी कितनी आपकी, 43%। कितनी परसेंट आपकी, 43%। ये भी आपका सही है। तीसरा दे रखा आपका असम व सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों की देश में कुल औद्योगिक की जीएसवीए की हिस्सेदारी 0.7% है। तो ये गलत हो जाएगा। तो सर गलत क्यों है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, देखो आपके 6 पूर्वोत्तर राज्य। कौन से, 6 पूर्वोत्तर राज्य। 6 पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, राज्यों, और उसमें से किसको छोड़कर, असम व सिक्किम को छोड़कर, असम व सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम को छोड़कर शेष राज्यों की बात करें तो शेष राज्यों कितने हैं भाई औद्योगिक क्षेत्र में, इन 6 पूर्वोत्तर राज्यों की, शेष राज्यों की जीएसवीए में हिस्सेदारी कितनी थी दोस्तों, 0.7%। यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो असम और सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों में, नहीं, असम और सिक्किम के अलावा यानी के अलावा आना चाहिए था, सही नहीं आता। और कितने पूर्वोत्तर राज्यों में, 6 राज्यों में, 6 पूर्वोत्तर राज्यों में देश की कुल औद्योगिक जीएसवी की हिस्सेदारी 0.7% है। तो राइट यहाँ पे पूछा हमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो पहला सही था अपना, दूसरा सही था, लेकिन तीसरा गलत है। तो असत्य कथन केवल 3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के विदेश व्यापार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था स्वायत्त निकाय नहीं है, कौन सी संस्था जो आपकी स्वायत्त निकाय नहीं है। तो यहाँ पर देखो, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये एक स्वायत्त निकाय है। निर्यात परीक्षण परिषद ये भी आपकी स्वायत्त निकाय है। भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी नियम ये आपकी स्वायत्त संस्था नहीं है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA ये आपकी स्वायत्त संस्था है। तो राइट आंसर क्या जगह पर, ऑप्शन नंबर 3। कौन सी संस्था एक स्वायत्त संस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपकी स्वायत्त संस्था नहीं है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लियाकत नेहरू समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, यह समझौता भारत पाकिस्तान की सरकारों के मध्य हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य, बिल्कुल राइट। लियाकत और पाकिस्तान के पीएम थे और नेहरू कौन थे आपके, भारत के पीएम थे। ठीक है, इंडिया। समझौता हुआ मध्य सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ हुआ, बिल्कुल राइट। ठीक है, किनके मध्य हुआ आपका, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मध्य। यह समझौता 8 अप्रैल 1950 को होता। कब होता आपका, 8 अप्रैल 1950 को होता, बिल्कुल राइट। ये इस्लामाबाद में संपन्न हुआ, नहीं, कहां पर संपन्न हुआ, अपने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर संपन्न हुआ, ये नई दिल्ली के अंदर। और इसी कारण इसको क्या कहते हैं आपके, इसको कहते हैं आपके दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते को क्या कहा जाता है आपके, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या जगह इसमें, उपयुक्त में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 8 अप्रैल को तो हुआ था लेकिन इस्लामाबाद में नहीं हुआ। ठीक है, डेट सही है आपकी, डेट सही है, डेट सही, लेकिन आपका इस्लामाबाद में नहीं हुआ। कहाँ पर आपका, नई दिल्ली के अंदर। याद कर लेना, कहाँ पर आपका, नई दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन देखो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको। किस हिसाब से समझाया था, देखो डामोर जनजाति मुख्य निवास करती है। ये आपके जो राजस्थान की ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन आगे वैसे देखे तो पिंडवाड़ा तहसील में मैंने एक चीज बताई थी कि पिंडवाड़ा जो आपका है वो कहाँ पर पड़ता है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, तो पिंडवाड़ा पड़ता है सर सिरोही के अंदर। कहाँ पर पड़ती है तहसील आपकी, सिरोही के अंदर। और मैंने ये बताया था सिरोही में सबसे ज्यादा निवास कौन सी जनजाति करती है आपकी, वो करती है सर ग्रासिया। कौन सी करती है आपकी, ग्रासिया जनजाति। ठीक है, किशनगंज तहसील और शाहबाद पंचायत समिति ये दोनों कहाँ पर आपकी, ये थे आपके 12 जिले के अंदर। कौन से जिले में, 12 जिले में। और यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है आपकी, सहरिया जनजाति। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि इनके जो सहरिया जनजाति जो आपके घर वगैरह ये पेड़ों के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। और मैंने ये बताया था जब आप स्कूल में यदि आपकी 12 साइड
ड्यूटी लग जाएगी आपकी, तो वहाँ पर आपको बच्चों को पकड़ने के लिए पेड़ों पर जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी पेड़ों पर इनके घर होते हैं, पेड़ों पर चढ़ के रहते हैं वो बच्चे, तो उनको पकड़ना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बात बताऊँ, गुरुजियों का सबसे ज़्यादा सम्मान होता है तो इन्हीं क्षेत्र में होता है आपके पूरी राजस्थान के अंदर। जितना गुरु को अपना सम्मान देते हैं, सबसे ज़्यादा गुरु को सम्मान देते हैं, पूरी जो अपने जिले हैं, पूरी जो राजस्थान के जिले हैं, वो सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। और गुरु का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं आपके इधर आपके बारा, बूंदी, झालावाड़ वाले, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर आपके पूरी राजस्थान के कोटा के दक्षिण वाले राज्य है ना, जिले हैं आपके, वो सभी आपके गुरु को बहुत महान व्यक्ति मानते हैं, ठीक है। तो ड्यूटी लो, ट्रांसफर लो, तो इस एरिया में लेना बहुत ज़्यादा समान होगा। तो ये आपके सिमलवाड़ा तहसील यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डामोर जनजाति कहाँ पर बची, फिर ऑप्शन बचा आपका ऑप्शन नंबर 4, सिमलवाड़ा पंचायत समिति, ठीक है। कौन से जिले में पड़ती है आपकी, डूंगरपुर के अंदर। कौन से जिले में पड़ती है दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर पड़ती है। तो यहाँ पर देखो हमने 3 जनजातियां यहाँ पर याद कर ली। ये तो डामोर जनजाति आपकी सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर के अंदर, पिंडवाड़ा में ग्रासिया और किशनगंज और बारह के अंदर। शाहबाद उत्सवों में देखें ना, जहाँ पर ओरसू रामगढ़ चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। रामगढ़ के जो आपकी क्रेटर झील आपकी वो भी वहाँ पर आपकी शाहबाद में ही है आपकी, ठीक है। चट्टानें कैसे आपकी हॉर्स टू आकृति की चट्टानें पाई जाती है, घोड़े के नाल के समान। तो ये सभी चीज़ें हमने ज्योग्राफी के अंदर की थी, बहुत ही शानदार तरीके से आपके कलाम के पेपर के साथ भी की थी, और आप नाथ पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चनों के साथ भी की थी। दोनों तरह से आपको समझा गया, इच्छा हो तो देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, माइनर टेस्ट का रिपीट क्वेश्चन हुआ है, मैंने आपको वहाँ पर करवाया था अच्छे से। देखो, ऋषभ देव के निकट बिच्छा मेड़ा से उद्गत होती है। तो बिच्छा मेड़ा से कौन सी नदी उत्पन्न होती है आपकी, सोन नदी। कौन सी होती है आपकी, सोन नदी, ठीक है। गोमती, सानी इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल राइट। सोम नदी की सहायक नदी कौन सी आपकी, गोमती और सानी। तो नदी की पहचान कीजिए, तो कौन सी होगी आपकी, सोम नदी होगी आपकी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जाखम भी आपकी सोम की सहायक है वैसे देखे तो, ठीक है। जाखम की बात करें, जाखम कहाँ से निकलती है आपकी, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी। और छोटी सादड़ी कहाँ पर पड़ता है आपका, प्रतापगढ़ जिले में। इस नदी के अंदर एक बांध है, इस नदी जाखम नदी पे बांध है, उस बांध का नाम आपका जाखम बांध। कौन सा बांध आपका, जाखम बांध। और वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। किसका बांध आपका, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। मैंने याद भी करवाया था, 2 तरीके बताई थी। इसकी ऊंचाई आपकी 81 मीटर। और इसके साथ मैंने नोट में लिखाया था कि नोट में याद कर लेना, चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी के ऊपर है, चूलिया जलप्रपात। नदी की बात करें तो कौन सी बता आपका, नदी था आपका चंबल, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो कितना था आपका, ऊंचाई की बात करें तो 18 मीटर, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूज कहाँ पर होती है आपकी, 81 और 18 एक दूसरे के विपरीत है। 81 और 18 एक दूसरे के विपरीत है। साबरमती की बात करें तो ये आपके उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से बात करें तो आपकी कोटड़ा से, उदयपुर के कोटड़ा से, ठीक है। और राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र बहुत ही कम है, लगभग 43 किलोमीटर। कितनी होती है आपकी, लगभग 43 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मैंने बताया था, सहायक नदी सभी बताई हुई आपकी, वेतरक, हथमती, सेई, ठीक है। वेतरक, याजम, हथमती, सेही, ये सभी पूछी जाती है, ठीक है। पश्चिम बनास आपके नव सनवाड़ा से निकलती है। कहाँ से, नव सनवाड़ा। और नव सनवाड़ा कहाँ पर पड़ता है सर, सिरोही के अंदर, ठीक है। और सीपुली इसकी, सीपली इसकी सहायक नदी है शायद, है ना, सीपली, ठीक है। नव सनवाड़ा सिरोही में निकलती है। ये सारी की सारी नदियों का अपवा तंत्र की बात करें तो कौन से अपवा तंत्र का हिस्सा है, चारों नदियाँ कौन से अपवा तंत्र का हिस्सा है, चारों की चारी आपके अरब सागर का अपवा तंत्र का, अरब सागर का अपवा तंत्र है, ठीक है। सोम और जाखम दोनों मिलकर कहाँ पर मिल जाती है आपकी, माई के अंदर। कौन से स्थान पर आपके, बेणेश्वर धाम वाले स्थान पर। कौन से आपके, बेणेश्वर धाम। और कल ही मैंने बताया था बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी, संत माओ जी ने, संत माओ जी ने, ठीक है। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और सारे के सारे इनमें से देखो 2 चीज़ें याद करना, जो आपकी माही है, माही और साबरमती खंबाती खाड़ी में गिरती है। पश्चिम बनास और लूणी है आपकी, ये दोनों कहाँ पर गिरती है आपकी, कच्ची खाड़ी में। यानी पूरा अपवा तंत्र पढ़ा दिया मैंने यहाँ पर, अरब सागर का, राजस्थान का पूरा अपवा तंत्र आपको यहाँ पर तैयार हो गया, ठीक है। तैयार हो गया ना। 4 नदियाँ गिरती है राजस्थान की अरब सागर के अंदर, जिसमें से 2 गिरती है आपकी कच्ची की रण में और 2 गिरती है आपकी खंबाती खाड़ी में। दोनों क्वेश्चन बार बार आपकी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, और चारों नदी आपको यहीं पर याद हो गई। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस जिले में पर्यटन स्थल केला पानी स्थित है, हनुमानगढ़ में, बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। तो बांसवाड़ा में स्थित है केला पानी, कहाँ पर आपके, बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है यह हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखो फसल दे रखी है हमें, और 2022-23 में राजस्थान का भारतीय में स्थान दे रखा है। 2022-23 में राजस्थान में भारतीय स्थान। तो सबसे पहले देखो कौन सा सम्मिलित ने ये पूछा है। तो मूंगफली उत्पादन में तृतीय स्थान है क्या राजस्थान का, नहीं, तृतीय स्थान नहीं है आपका, द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है आपका, द्वितीय स्थान।
सर आप तो द्वितीय स्थान बता दिया यहाँ पर, कौन सा स्थान, द्वितीय स्थान, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, सुनील सही नहीं है तो पहला नहीं है आपका। सोयाबीन का आपका तृतीय स्थान है, ठीक है। रेपसीड यानी सरसों का प्रथम स्थान है और बाजरा का प्रथम स्थान है, ठीक है। सबसे पहले याद करते हैं देखो बाजरा को, बाजरा से शुरुआत करते हैं इसके विश्लेषण की। बाजरा का स्थान कौन सा आपका, प्रथम स्थान है। कुल उत्पादन में योगदान, उत्पादन में योगदान कितना आपका भारत में, उत्पादन में योगदान की बात करें तो योगदान है इस बाजरा का पूछा जाएगा डायरेक्ट 44.66%, ठीक है, 44.66%। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र, पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है बाजरा अनुसंधान केंद्र, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी तक बना नहीं है ये। तो गुड्ढा मल्लानी, कौन सी वहाँ के, गुड्ढा मल्लानी। और गुड्ढा मल्लानी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, गुड्ढा मल्लानी पड़ता है आपके बाड़मेर जिले के अंदर। कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों, बाड़मेर जिले के अंदर गुड्ढा मल्लानी पड़ता है। वहाँ पर आपका भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, यानी प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है। उत्पादन में भारत में योगदान की बात करें तो 44.66% के साथ कौन से स्थान आपके प्रथम स्थान पर है। वही बात करते हैं देखो आपका रेपसीड और सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करें तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका, अनुसंधान केंद्र की बात करें सबसे पहले तो वो आपका सेवर भरतपुर, कहाँ पर आपके, सेवर भरतपुर के अंदर, ठीक है। और स्थान कौन सा आपका, प्रथम स्थान है, ठीक है। तो कौन सा स्थान आपके, प्रथम स्थान है। और योगदान कितना है इसका, उत्पादन में योगदान की बात करें तो आपके 44.57%, कितना आपका 44.57%, ठीक है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन तृतीय स्थान पर है, कौन से स्थान पर, तृतीय स्थान पर। और योगदान की बात करें तो कितना प्रतिशत योगदान है, 8.05%, ठीक है, 8.05%। और वही बात करें मूंगफली आपका द्वितीय स्थान है, कितना योगदान कितना है इसका भारत में उत्पादन में, तो योगदान आपका 18.76%, कितना दोस्तों, 18.76%। तो ऐसा संगलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पर होती है, सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पर होती है आपकी, तो अपना बीकानेर, कौन सा जिला अपना, बीकानेर के अंदर, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। बीकानेर का राज्य में प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सम्मिलित हो जाएगा, द्वितीय स्थान आएगा, तृतीय नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। देखो हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही कथन नहीं है, ये पूछा गया। ये पठार मालवा के पठार का विस्तार है, बिल्कुल राइट। इस पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर नहीं है, कितनी आपकी 500 मीटर, कितनी है दोस्तों, 500 मीटर। तो असंगत तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका असंगत, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सॉरी बिल्कुल नहीं सही है आपकी, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, यानी सही खत्म हो जाएगा। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है, बिल्कुल राइट। आड़ूती वाले जिले कौन से आपके, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। देखो आड़ूती पठार की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो कितना परसेंट रखता है ये रखता है आपका 6.89%। कितना रखता है आपके 6.89%। जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पर, जनसंख्या की बात करें तो 11% जनसंख्या निवास करती है, कितनी 11% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल की बात करें तो 6.89%। जैसे आपका पश्चिम में रेतीला प्रदेश 61.11%, अरावली आपकी 9%, ठीक है। और आपका पूर्वी मैदान 23%, और फिर आपका हो जाएगा ये आपका 6.89% दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। चारों पठार भी आपको याद करवा दिए यहीं पर आपको। तो यहाँ पर बात करें इसको 2 भागों में बांटा गया, कितने में, 2 भागों में। एक तो बांटा गया आपका विंध्य गार, ठीक है। दूसरा बांटा गया आपके दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार, यानी लावा से निर्मित है ये, ठीक है। दोनों चीजें आप याद कर लेना, पूछा जाता है, ठीक है। इससे आपकी कौन सी चट्टानी बच जाती है, आपकी बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर। यहाँ पर गर्मी का कारण ही बलुआ पत्थर है, ठीक है। तो असंगत पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत हो जाएगा। 600 मीटर याद करना, सॉरी 500 मीटर याद करना। इसके जो विंध्य गार है इसकी आपकी लगभग औसत ऊंचाई 350 से 400 नीचे से 400 मीटर, ठीक है, विंध्य गार की। और जो आपकी दक्षिण पूर्वी आड़ूती पठार है इसकी औसत ऊंचाई आपकी 500 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। 15 देखिए आपका, निम्नलिखित में सूचना पर विचार कीजिए। चलो करते हैं, टेक्सटाइल पार्क जिला दे रखे, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली में, बिल्कुल राइट। किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क अजमेर में, आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। जयपुर टेक्स वीविंग पार्क जयपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट। जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क दौसा में नहीं है, आपके बगरू जयपुर में। कहाँ पर आपके बगरू, और बगरू कहाँ पर पड़ता है, जयपुर के अंदर। तो ये गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सम्मिलित कीजिए। तो करते देखो कौन सा क्या दे रखा हमें, सत्य कथन पूछा है तो सही सम्मिलित पूछा है ना। तो सही सम्मिलित आपका ABC हो जाएगा। ABC देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से जिला
युगम जो तेंदु के वन नहीं पाए जाते हैं। देखो ये आराम से समझाया था मैंने तेंदु का वर्ष। देखो तेंदु के बारे में मैंने क्या बताया था, तेंदु का उपयोग किसमें होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। तेंदु का उपयोग बताया था मैंने बीड़ी के कारखाने यानी बीड़ी बनाने में, किसमें, बीड़ी बनाने में। साथ साथ बताया था जो तेंदु के जो पत्ती होती है ना, पत्ती, इस पत्ती को क्या बोला जाता है आपका, टिमरू बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपके, टिमरू। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता, राष्ट्रीयकरण होता, राष्ट्रीयकरण कब होता है ये भी मैंने बताया था 1976 में। कब होता है आपके, 1976 में। और कौन से जिलों में पाया जाता है आपकी, ये पाया जाता है आपकी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में आ सकता है, या इसके आ सकता है आपके मानसूनी वन आ सकता है, मानसूनी वन आ सकता है, या आ सकता है आपके सागवान वन। कौन से, शुष्क सागवान वन, सागवान वनों का प्रकार है। तीन बार जो आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, इनको बांटा गया था आपके 3-4 प्रकार में, जैसे शुष्क सागवान, शुष्क आर्द्र सागवान, इस प्रकार से। तो इनका बात है। तो यहाँ पर देखो शुष्क सागवान आपके दक्षिण राजस्थान पाए जाते हैं। कहाँ पर, आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर देखो दक्षिण राजस्थान वाले जिलों को छोड़ दो, बाकी कर दो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारह झालावाड़ में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलवर, भरतपुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मैं ये तो पूछा नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्रम से कुल ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात था। देखो कुल ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात था, बहुत ही आसानी से समझाया था मैंने, मैप के थ्रू भी समझाया था अपना। ये अपना राजस्थान है छोटा सा, ये अपना राजस्थान था छोटा सा। मैंने अच्छे से समझाया था कि राजस्थान का कुल लिंगानुपात है, कुल लिंगानुपात कितना था आपका, सर कुल लिंगानुपात आपने बताया था 928। कितना था आपका कुल लिंगानुपात, 928। तो आपको 928 भी याद हो तो आराम से कर सकते थे, क्योंकि 928 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 928 बताया था। फिर मैंने जिले याद करवाए थे कि सर्वाधिक कौन से में आपकी, सर्वाधिक देखो मैंने ऐसे जिले लिखाए थे, सर्वाधिक था आपका डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर कितना था आपका 994। फिर मैंने बोला 4 कम कर देना, कितना कम कर देना आपका, 4 कम कर देना। और कौन सी में आ जाना आपका, राजसमंद में। कौन सी में आ जाना आपने, राजसमंद के अंदर आ जाएगा। कितना आपका 990। फिर 3 कम कर देना, कितना आपका 3 कम कर देना। और कहाँ पर आ जाना अपना, पाली के अंदर। ठीक है, कहाँ पर आ जाना अपना, पाली के अंदर। तो कितना आपका पाली के अंदर 987। और फिर मैंने बोला था वापस प्रतापगढ़ आ जाना। ठीक है, कहाँ पर आपके, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का कितना था 983, 4 कम कर देना। तो इस प्रकार से मैंने ट्रिक भी याद कराई थी कि डूंगरपुर, राजसमंद, पाली होते हुए वापस कहाँ पर आना आपका, प्रतापगढ़ में आना है। न्यूनतम की बात करवाई थी तो मैंने बताया था कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा आपका, धौलपुर। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में मैंने क्या बताया था, सबसे पूर्वी जिला कौन सा आपका, धौलपुर। ठीक है, फिर चले जाना पश्चिम में, पश्चिम कौन सा आपका, जैसलमेर। तो 9 नंबर पर कौन आ जाएगा आपका, जैसलमेर। ठीक है, फिर करौली, भरतपुर याद कर लेना, करौली, भरतपुर। मैंने ये से बताया था कि धौलपुर से जैसलमेर जाना है, फिर आपको करौली आना है, फिर धौलपुर को बोलना है कि मुझे भरतपुर जाना है। इस प्रकार से ट्रिक से भी आपको याद करवाया था। देखो यहाँ पर सर्वाधिक, न्यूनतम भी याद कर लिया, कुल है 928। वही मैंने बताया था देखो ग्रामीण, तो ग्रामीण का कितना बताया था मैंने, तो ग्रामीण का बताने से पहले 933। ठीक है, ग्रामीण का 933 बताने से पहले ये भी बताया था कुल लिंगानुपात इतना है। 2001 में कितना था आपका, 2001 में था 921। कितने अंकों की वृद्धि हुई है, अंकों की वृद्धि, तो बात करें थे कि 7 अंकों की वृद्धि हुई है। कितने अंकों की, 7 अंकों की। वही ग्रामीण का 933 बताया था। 2001 में मैंने बताया था आपका कितना था, 930। यानी वृद्धि की बात करें तो कितने अंकों की हुई आपकी, 3 अंकों की। और सर्वाधिक बताया था मैंने पाली, याद कर लेना कि एकमात्र ऐसा जिला था पाली जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर था, 1001 था। कितना था आपका, 1001 था। न्यूनतम की बात करें ग्रामीण में, न्यूनतम अपना धौलपुर। कौन सा जाएगा आपका, धौलपुर। वही बात करें हम शहरी की, शहरी लिंगानुपात की बात करें तो शहरी लिंगानुपात क्या बताया था मैंने, देखो शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 914 बताया था। 2001 में कितना था ये, 2001 की बात करें तो 2001 में था आपका 890। कितना था आपका, 890। कितनी वृद्धि हुई आपकी, वृद्धि हुई आपकी 24 अंकों की। कितनी वृद्धि हुई आपकी, 24 अंकों की वृद्धि हुई। इस प्रकार से मैंने सारे आपको पूरा एनालिसिस करवाया था, वापस करवा दिया। और सर्वाधिक मैंने बताया था आपका टोंक में, सर्वाधिक कौन से में आपके, टोंक में। ऐसे याद करवाता है सचिन पायलट का जो निर्वाचन क्षेत्र है कौन सा आपका, टोंक, 985। ठीक है, याद करवाया था ना। और वही बात करें हम, न्यूनतम बताया था हमने शहरी में अपने जैसलमेर में। ठीक है, रेगिस्तान कौन सा जिला आपका, जैसलमेर, 807। तो देखो यहाँ पर सारा कंप्लीट मैंने करवा दिया वापस। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हुए दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला 70 सेमी
से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो देखो मैंने इसको मैप से जरूर समझाया था कि काफी क्वेश्चन जैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। मैंने बताया था राजस्थान का मैप बनाया था, देखो बनता है कैसे ना बनता है आपका, ये अपना राजस्थान का मैप था। कौन सा आपका राजस्थान का मैप था, ये इधर धौलपुर हो गया, ठीक है, इधर सिकावटी निकला हुआ है थोड़ा सा, चलो कोई ना, जैसा बनाया वैसा बना दिया, चलो ना ज़्यादा टाइम खराब होगा, फिर मिटाएंगे फिर करेंगे। तो यहाँ पर ये अपना राजस्थान था जी, ठीक है दोस्तों, जैसा बनाया वैसा ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये ऊपर से आता, मैंने बताया था कि अरावली है ना, अरावली जो आपके खेड़बरमा सिरोही से स्टार्ट होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक, ठीक है, अरावली, अरावली जानते हो। तो अरावली कितनी पे आपका 50 सेमी समवर्षा रेखा, और राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार से जिलों को पकड़ सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, कौन सा आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश, तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा है आपकी, 25 सेमी समवर्षा रेखा है, 2 भागों में बांटती है, कितने भागों में, 2 भागों में बांटती है। कौन से आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश को, पश्चिमी रेतीला प्रदेश को, ठीक है, कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। मैंने बताया था 61.11% भाग पर फैला हुआ है आपका, तो 2 भागों में बांटती है पश्चिमी सीमा। इधर पश्चिमी सीमा तो इसकी कितनी आपकी, पश्चिमी सीमा हमने देखी थी 10 सेमी, पश्चिमी सीमा कितनी देखी थी हमने, 10 सेमी समवर्षा रेखा, 10 सेमी। और इसकी पूरी सीमा कितनी थी आपकी, पूरी सीमा थी सर 40 सेमी, कितनी थी आपकी 40 सेमी। तो देखो यहाँ से कितनी चीज़ें याद हो गई आपकी, जो जिला पूछे। तो यहाँ पर देखो पश्चिमी रेतीले प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा वो कितनी आपकी 10 सेमी समवर्षा रेखा। पश्चिमी रेतीले प्रदेश को देखो, इधर वाला भाग था शुष्क, इधर वाला भाग था अर्धशुष्क, जिसमें 3-4 भाग थे। कौन से आपके, गगन मैदान, शेखावटी नृत्य प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और आपका लूनी प्रदेश। 25 सेमी समवर्षा भाग थी। राजस्थान को 2 बराबर भाग हुई 50 सेमी। इधर पे थी आपकी 60 सेमी, 60 सेमी आपकी इधर से आती है आपकी, जो आपकी राजधानी होकर गुजरती है, थोड़ा अपना राजधानी विवरण लेना। फिर आपका 70 सेमी थी, 70 सेमी आपकी इधर से आती है आपकी, और धौलपुर से गुजरती है, ठीक है, धौलपुर भरतपुर से गुजरती है। फिर मैंने क्या बताया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 80 सेमी, 80 सेमी आपके यहाँ पर चित्तौड़गढ़ वाला आ जाएगा, यहाँ पर प्रतापगढ़ वगैरह 80 सेमी। तो हमें क्या पूछा देखो, तो यहाँ पर देखो 70 सेमी से अधिक, देखो चित्तौड़गढ़ में बात करें, चित्तौड़गढ़ में 80 सेमी होगी, ठीक है। अजमेर और जयपुर की बात करें तो 50 सेमी से, अरावली 50 सेमी और 60 सेमी के बीच, सेमी के बीच। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखो ये रेखा जा रही है आपकी 70 सेमी, ठीक है, और 80 सेमी वाला ये हो गया फिर एरिया ऊपर, या इधर वाला एरिया क्या आपका ऊपर है, इधर वाला एरिया क्या कम है, क्योंकि वर्षा इधर से आती है ना, तो वर्षा क्रम आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटता जाता है। वर्षा का क्रम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटता जाता है, ठीक है। तो आपको याद है सबसे ज़्यादा आपकी आड़ोती वाले क्षेत्र में होती है, आपकी झालावाड़, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, इधर फिर कम होती जाती है। तो यहाँ पर देखो वर्षा का क्रम भी याद कर लेना साथ में। वर्षा का क्रम क्या होता है आपका, वर्षा का क्रम आपके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम घटती जाती है, घटती जाती है, यानी समझ आधारित क्वेश्चन था, कोई इतना टफ नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 19 देखिए आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट वंश क्रमशः जैसलमेर और बीकानेर में, बिल्कुल राइट। तो राजस्थान में जो ऊंट है, ठीक है, सबसे पहले ऊंट है, तो स्थान की बात करते हैं, भारत में स्थान कौन सा आपका, प्रथम स्थान है। सर्वाधिक आपके जैसलमेर बीकानेर के अंदर है, सर्वाधिक यहाँ पर आपके जैसलमेर बीकानेर के अंदर। न्यूनतम किस जिले में आती है आपके, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम किसमें आपके, न्यूनतम आपके प्रतापगढ़ में, कौन से में आपके, प्रतापगढ़ में। और बात करें वहीं आपकी 20वीं पशुगणना में, 20वीं पशुगणना में, जो आपकी 20वीं पशुगणना कौन सी थी आपकी, डिजिटल पशुगणना। सभी आपको समझाया पढ़ते हैं चीज़ को बारीकी से। इसमें क्या हुई आपकी कमी, सिर्फ आपकी भैंस और गाय को छोड़कर सभी पशुओं में क्या हुई आपकी कमी। संख्या के आधार पर मैंने भेड़ों को बताई थी, प्रतिशत के आधार पर मैंने गद्दों की संख्या बताई थी। तो देखो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। क्लास देख सकते हो, पीछे आपकी नाथ पब्लिकेशन भी देख सकते हो, साथ साथ आप कलाम का जो टॉपिक है टेस्ट, आप तो कलाम का ही देख लेना पेपर, वहीं पर आपको पूरा एनालिसिस करवाया पूरी चीज़ें। देखो मैंने राजस्थान राढ़ क्षेत्र, तो देखो राढ़ क्षेत्र मैंने बताया था कि राढ़ क्षेत्र किसको बोलते हैं, जब हमने आपका भाषा साहित्य टॉपिक किया था, भाषा साहित्य का टेस्ट था, ठीक है, भाषा साहित्य का टेस्ट था कलाम का, तब मैंने एक चीज़ बताई थी राढ़ क्षेत्र। राढ़ क्षेत्र जो आपका कोटपुतली बहरोड है ना, आपका कोटपुतली बहरोड और अलवर, यहाँ पर जो ऐतिहासिक रूप से जो इस स्थान का नाम था, ऐतिहासिक नाम था इसका, ऐतिहासिक नाम वो कौन सा था आपका, राठ था, ठीक है, राठ था। और यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती थी, राठी, बोली कौन सी बोली जाती थी, राठी। तो क्षेत्र का नाम राठ और राठी, लेकिन देखो हमें राठी गोवंश दे रखा है, तो राठी गोवंश, देखो गोवंश की बात करें राठी, तो राठी सर्वाधिक गोवंश है, गोवंश पाई जाती है आपकी कहाँ पर, आपकी बीकानेर के अंदर, कहाँ पर, बीकानेर के अंदर, कहाँ पर पाई जाती है आपकी,
बीकानेर के अंदर सर्वाधिक, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु, और सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है आपकी बीकानेर के अंदर, याद रखना कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। और इसका क्षेत्र है ना राठी, आपके बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, चूरू, इस तरफ आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है राठी गोवंश। बीकानेर याद कर लेना, मुख्य रूप से जिला बात करें बीकानेर, ठीक है। राजस्थान कामधेनु, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखो प्रसिद्ध है, तो राठ क्षेत्र तो आपके अलवर, अलवर आ सकता है, कोटपुतली, बहरौड़ आ सकता है, क्योंकि नए जिले बन चुके हैं ना। तो यहाँ पर देखो विकल्प कौन सा सही है, तो सही विकल्प तो केवल ए है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बीकानेर जो राठ क्षेत्र है वो तो अलवर में पड़ता है, कहाँ पर, अलवर बहरौड़ में पड़ता है। गोवंश कहाँ पर पाई जाती है आपकी, बीकानेर के अंदर, कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोवंश की, तो गोवंश की बात करें, न्यूनतम गोवंश आपकी सर्वाधिक तो यहाँ पर बीकानेर में, ठीक है। न्यूनतम कहाँ पर पाई जाती है आपकी, धौलपुर के अंदर, कहाँ पर आपकी, धौलपुर के अंदर। और बात करें वहीं आपकी स्थान कौन सा आपका गोवंश का, छठा स्थान है, कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। और वही 20वीं पशुगणना जो आपकी डिजिटल पशुगणना थी, 20वीं पशुगणना, तो 20वीं पशुगणना में इसमें क्या हुई है, गोवंश में वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की, 4.5% की। तो यहाँ पर देखो पूरा एनालिसिस कर दिया, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, कलाम ने क्या किया, देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो भूधर से आपकी अवस्थिति, देखो नुब्रा घाटी मैंने बताया थी काराकोरम श्रेणी में, बिल्कुल राइट। नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है, कौन सी आपकी, श्योक नदी, कौन सी नदी आपकी, श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी निकलती है, जो इधर से आपके जो काराकोरम, जो आपकी 3 श्रेणी आपकी भारत की बात करें, ये आपका भारत है, छोटा सा बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ये अपना भारत है, चलो जैसा भी बनाए, ठीक है। ये अपना भारत है, क्या अपना भारत है, जैसे अपना भारत है। तो मैंने 3 श्रेणियां बताई थी, यहाँ पर ऊपरी ऊपर आपकी कौन सी, काराकोरम, कौन सी आपकी, काराकोरम। फिर इसके नीचे कौन सी आपकी, लद्दाख। फिर इसके नीचे कौन सी आपकी, जास्कर। और इधर से आपकी सिंधु नदी आती है, वो आपकी लद्दाख और जास्कर से बहती है बीच से, ठीक है। कौन सी है आपकी, लद्दाख और जास्कर। और यहाँ पर आपकी एक घाटी है, कौन सी आपकी, नुब्रा घाटी, कौन सी, नुब्रा घाटी। और यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, श्योक नदी, और वो आपकी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती हुई यहाँ पर आपकी सिंधु मिलती है, ठीक है। इधर से आपकी गिलगित नदी आ जाएगी। तो भारत में मिलने वाली पहले सहायक नदी कौन सी थी आपकी, श्योक नदी। जो आपकी दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी आपकी, सिंधु की श्योक नदी, नुब्रा घाटी यानी लद्दाख। इस प्रकार से मैंने याद करवाया था इसको, तो काराकोरम श्रेणी पड़ती है, ऊपर ऊपर कौन सी आपकी, काराकोरम। तो राइट आंसर जगह पहला तो सही है। तो पहला पहले में तो देखो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है सर, तो यहाँ पर आंसर तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1, यदि कलाम के अनुसार माने, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया गलत क्यों है, देखो लाहौल स्पीति यह है आपकी लघु हिमालय में, बिल्कुल राइट। लाहौल स्पीति जो लघु हिमालय के बीच में कौन कौन सी श्रेणी के बीच है, लाहौल स्पीति की बात करें तो आपकी हिमाचल प्रदेश में, मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में आपकी बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपकी लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय आ सकता है। तो लघु हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच, धौलाधर श्रेणी के बीच, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। यहां पर देखो तीसरा दे रखा है, देखो बुग्याल, बुग्याल दे रखा है, वर्थ हिमालय दे रखा है। यहाँ पर बुग्याल क्या दे रखा है आपका, वर्थ हिमालय दे रखा है। लेकिन देखो हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने एनालिसिस किया था, लघु हिमालय में ना, लघु हिमालय में जो घास के मैदान है आपके, तो निचली डालों पर, कौन सी डालों पर आपकी, निचली डालों पर, देख लो मैं समझा रहा हूँ आपको, निचली डालों पर जो घास के मैदान है, तो घास के मैदान है इनको हमने क्या बोला था कि जो आपके जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर में क्या बोला जाता है आपका, कश्मीर में बोला जाता है आपकी, कश्मीर में बोला जाता है आपका मर्ग, क्या बोला जाता है आपका, मर्ग, ठीक है। मर्ग था, गर्ग था, मर्ग था, ठीक है। और उत्तराखंड में क्या बोला जाता है आपके, उत्तराखंड में बोला जाता है आपका बुग्याल। इन घास के मैदानों को क्या बोला जाता है आपका, बुग्याल। तो हमने कहाँ पर पढ़ा था, हमने पढ़ा था लघु हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पर देखो वर्थ हिमालय दे रखा है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि बुग्याल जो घास के मैदान की बात करें ना, तो वो तो आपके लघु हिमालय का हिस्सा होंगे, किससे होंगे आपकी, लघु हिमालय आना चाहिए था, यहाँ पर वर्ध हिमालय नहीं। बाकी देखते हो आपको चौकन और चुचुदरा, ये आपके पूर्वांचल है, बिल्कुल राइट। और यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है आपका, ये बनता है आपका चुचुदरा। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है आपका, पूरा ये आपके मणिपुर को किससे जोड़ता है, आपके मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार को। और बात करें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों बना है यहाँ पर, कि जो आसियान जो आपके देश है जोड़ने वाला प्रमुख दरा है, भारत आसियान को जोड़ने वाला, भारत को आसियान देशों से जोड़ने वाला प्रमुख दरा, देशों से जोड़ने वाला प्रमुख दरा, प्रमुख दरा की बात करें यह है। भारत और भारत ने आसियान को क्या किया, म्यांमार को क्या कहा, गेटवे ऑफ आसियान,
म्यांमार की बात करें तो भारत ने इसे क्या कहा आपका गेटवे ऑफ आसियान की दर्जा दिया है म्यांमार को भारत ने। ठीक है, ये चीज़ें आपको पूछे जा सकते हैं करंट से संबंधित। तो ये आपका है चौकंदरा भी आपका जो है आपका पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर। इसके साथ साथ आप दीफू भी याद कर सकते हो। दीफू आपके अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपकी पूर्वांचल पहाड़ियों में स्थित है जो आपके म्यांमार चीन और को जोड़ता है। और परंपरागत ये आपका वर्ष भर खुला रहता है, आपका वर्ष भर खुला रहता है आपके ये दर्रा आपका दीफू दर्रा जो म्यांमार के साथ वर्ष भर चलता रहता है। ठीक है, प्राचीनतम यानी पुराना दर्रा है ये आपका। तो मेन मुझे सिर्फ इसमें डाउट है इसके अंदर, बाकी आप ही देख लेना। वैसे कलाम माने तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वो बुग्याल कुछ और माने, यदि घास का मैदान मानता ना तो मैं बता देता हूँ लघु हिमालय का हिस्सा होगा। कौन से में? लघु हिमालय उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। तो मैंने अच्छे से समझा था आपको हिमालय वनस्पति की जाति में से अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाया था। देखो ये पूछा जाता है आपका सिल्वर फर है, स्प्रूस है, जूनिपर है, ये किस प्रकार के वनों में पाई जाती है आपकी? तो मैंने ये बताया था ये कौन से वनों में पाई जाती है आपकी, जो आपके है शीतोष्ण कोणधारी वन है। किसी प्रकार के वन है ये आपके वृक्ष आपके शीतोष्ण कोणधारी वन। देखो तो शीतोष्ण कोणधारी वन है ना, कोणधारी वन, जिनकी ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई का क्रम पूछा गया आपके सेकंड ग्रेड में। मैंने पहले भी बताया था आपका 1500 से 3000, 1500 से 3000। इसके साथ साथ आपके जो कौन सा बोलते हैं उनको अल्पाइन वन, कौन से वन आपके अल्पाइन वन है, जिनकी ऊंचाई कितनी है आपकी 3000 से 4000। तो इन दोनों प्रकार के वनों में पाए जाते हैं आपके सिल्वर फर, स्प्रूस और जूनिपर। ठीक है, शीतोष्ण कोणधारी वन है और अल्पाइन वनों में कौन सी है, और ये किससे आपके हिमालय वनस्पति है। दोनों कौन से आते हैं? हिमालय वनस्पति के अंदर, लेकिन महोगनी नहीं है। तो मैंने 3 वृक्ष बताए थे आपके। मैंने क्या बताया था? जो आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बताए थे मैंने, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बताए थे, सदाबहार वन बताए थे। तो सर कहाँ पर बताए थे सदाबहार वन? जहाँ पर मैंने बताया था जहाँ पर वर्षा आपकी 250 सेमी से अधिक होती है, 250 सेमी से अधिक होती है। और कहाँ पर बताया था मैंने? पश्चिमी घाट, मैंने बोला था पश्चिमी घाट याद कर लेना सबसे ज़्यादा, और अंडमान निकोबार द्वीप याद कर लेना। और मैंने यहाँ पर 3 वृक्ष बताए थे और तीनों वृक्ष बार बार पूछे जाते हैं। पहला वृक्ष बताया था मैंने आपका महोगनी, कौन सा आपका महोगनी। इसके साथ साथ मैंने दूसरा वृक्ष बताया था आपको, बात करें तो कौन सा था आपका दूसरा वृक्ष? आपका एबोनी, जो मैंने इंग्लिश में बताया था इसको आबूनस भी बोलते हैं, आबूनस। इसके साथ साथ मैंने रोजवुड बताया था। ठीक है, और ये कहाँ पर आएगा आपका? पश्चिमी घाट के ऊपर, पश्चिमी घाट या आपके अंडमान निकोबार। ठीक है, हिमालय का वृक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। सभी आपको करवाए हैं, एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाई हुई है, तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। 22 देखिए, निम्नलिखित सोलर पार्क क्षमता में सम्मिलित युग में, बहुत ही अच्छे से समझाया था, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था, इंपॉर्टेंट बताया था। देखो यहाँ पर देखो कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट। बडला सोलर पार्क अपने जोधपुर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, 2245 मेगावाट है। ठीक है, 2245 मेगावाट। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, बड़ा सोलर पार्क तो कहाँ पर है दोस्तों? अपने राजस्थान, और वो भी कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। शक्ति स्थल और सौर पार्क पावगढ़, और पावगढ़ कहाँ पर पड़ता है? आपके कर्नाटक, कर्नाटक। कितना आपका? 2000 मेगावाट। और एशिया का दूसरा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, दो तो भारत के अंदर ही हो गए, पावगढ़ और जोधपुर, बडला जोधपुर पूछा जा सकता है। इसके साथ देखो मैंने सौर ऊर्जा के बारे में बताया था, थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए। सौर ऊर्जा के बारे में बताया था मैंने कि विश्व में स्थान भारत का, विश्व में स्थान की बात करें तो स्थान बताया था सर आपने चौथा। कौन सा बताया था मैंने? चौथा। वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता बताई थी मैंने, वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता। तो वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता की बात करें तो 97,865 मेगावाट। कितनी आपकी? 97,865 मेगावाट। ठीक है, तो कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? कुल ऊर्जा की बात करें तो 21.2%। कितना आपका? 21.2%। ठीक है दोस्तों, और वही बात करें अपने राजस्थान में सौर ऊर्जा संभावित क्षमता, वो मैंने बताई थी आपकी 142 गीगावाट। जो पूछने की संभावना होती है वो सभी क्वेश्चन और पूछे जा चुके हैं, वो सभी क्वेश्चन ये है। ठीक है, वहीं आपको बात करें सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव, प्रथम गांव तो बात करें वो कौन सा आपका? वो है सर रामपुर गांव। और रामपुर गांव कहाँ पर पड़ता है आपका? रामपुर गांव पड़ता है आपके झांसी, और झांसी कहाँ पर पड़ता है सर? यूपी के अंदर। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनेगा कुसुम योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा प्लांट, पहला
सौर ऊर्जा प्लांट, वो कहाँ पर लगेगा भाई? बालोजी गांव। कौन सा आपका? बालोजी गांव, बालोजी गांव। और बालोजी गांव कहाँ पर आपका? कोटपुतली में। और कोटपुतली कहाँ पर पड़ता है सर? कोटपुतली नया जिला बन गया आपके राजस्थान का। कहाँ पर? अपने राजस्थान में। तो इंपॉर्टेंट ये बनता है और पूछा जा चुका है, ठीक है। ये तो भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा, ये राजस्थान। यदि कुसुम योजना का नाम आता है तो आपको सीधा क्या करना है? बालोजी गांव करना है। और ऐसे पूछे कि सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव, तो रामपुर गांव आएगा। दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दोनों ही प्रथम है, लेकिन देखो एक योजना के तहत है, एक ऐसा लगाने वाला देश गाँव है। तो ऑप्शन नंबर राइट पूछा था ना मैं, तो तीनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लगता है मुझे बड़ी क्लास बनेगी, इस तरह से पढ़ना है या आपको वैसे करवाऊँ फास्ट फास्ट, थोड़े थोड़े यदि चारों ऑप्शनों को बताइए। हमें तो रिवीजन करना है, इसलिए मैंने बताया था कल पीछे जो आपका मेजर टेस्ट 3 क्या था, मैंने क्या था कि हमें रिवीजन के हिसाब से देखने क्वेश्चन कितने होते हैं उस पर ध्यान मत देना चाहिए। 2 क्लासें बनाते थे हम पहले, अब 3 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा रिवीजन होना चाहिए इन 4 टेस्टों के माध्यम से, ऐसा होना चाहिए कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किन राज्यों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 10% कम अंकी गई? एक इस क्वेश्चन के लिए मैं विरोध करता हूँ। क्यों विरोध करता हूँ? कि देखो आपके राजस्थान की बात, जो आपके फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपकी केवल राजस्थान की जनगणना है, केवल राजस्थान की जनगणना है, ठीक है। राजस्थान की जनगणना है, ठीक है। कोई एसएसटी का पेपर थोड़ी है, ये फर्स्ट पेपर है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी संस्था है कि एक सिलेबस के अनुसार पेपर तो बनाए कम से कम, कि 2011 की जनगणना भारत की जनसंख्या पूछ रही है, राज्यों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है। तो एसएसटी का पेपर नहीं है, फर्स्ट पेपर के अंदर भारत की जनसंख्या नहीं आती, आपकी राजस्थान की जनसंख्या आती है। कौन सी आती है? आपकी राजस्थान की जनसंख्या आती है, केवल राजस्थान की जनसंख्या। तो सिलेबस का पता होना चाहिए आपको। इस चीज़ का एक उद्देश्य ये हो सकता है कि यदि सिलेबस का पता इस हिसाब से दिया हो, ठीक है, या किसी और कारण से दिया हो, ठीक है। ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब फाइनल टेस्ट पेपर हो ना, थोड़ा सी गलतियों का ऐसा ध्यान होना चाहिए कि फाइनल पेपर में गलती नहीं हुई, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चा जब भी एनालिसिस करता है तो वो उसी चीज़ को देख के चला जाता है, और बाय चांस एग्जाम में आ जाता है तो उसे एक क्वेश्चन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आजकल बताना सिलेक्शन में एक एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ना, एनालिसिस करो तो वो भी अच्छा होना चाहिए। तो हर चीज़ को देखना पड़ेगा दोस्त। तो यहाँ पर देखो केरल और सिक्किम की बात करें, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले केरल है, केरल की आपकी बिल्कुल कम है, 4 पॉइंट कुछ है आपकी, 4.9%। तो ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ग्रेड के दौरान एक करवाया था, तो मुझे ये पता है कि फर्स्ट ग्रेड में दोनों है, भारत और राजस्थान दोनों। तो फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 4.9% है केरल की, कितनी आपकी? 4.9% है, ठीक है। वही हिमाचल प्रदेश की कितनी आपकी? 12.81%। तो ये तो आपका 10% से ऊपर हो गया। सिक्किम की बात करें तो 12.36 है, तो ये भी आपकी 10%। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब की आपकी 13.73%, तो ये भी आपका 10% ऊपर। तो गोवा और केरल बचा। तो गोवा कितनी है सर? गोवा की आपकी 8.23 और केरल कितनी है आपकी? 4.9%। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में चक्रवातों का अधिक प्रभाव रहता है, बिल्कुल राइट। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तटों के चक्रवातों पर अधिक प्रभाव रहता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। पूर्वी चक्रवातों में पश्चिमी तट की तुलना में रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चक्रवात है वो कौन सी खाड़ी में उठते हैं? चक्रवात उठते हैं आपके बंगाल की खाड़ी में। कौन से में? आपके बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। देखो इसको समझने की बात है, जैसे अपना ये दक्षिण, जो आपका दक्षिण भारत है ये अपना, ठीक है, ये अपने बंगाल की खाड़ी है। कौन सी आपकी? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक चक्रवात होते हैं, ठीक है। और ये इधर कौन सा आपका? पूर्वी तट। कौन सा आपका? पूर्वी तट, जो आपके पश्चिम बंगाल से लेकर आपकी तमिलनाडु तक फैला हुआ आपका पूर्वी तट, पूर्वी तट, ठीक है। और इधर वाला कौन सा आपका? पश्चिमी तट। ये कौन सा आपका? पश्चिमी तट। काफी दोस्तों को पता नहीं होता पश्चिमी तट, इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको बोला जाता है आपको केरल में मालाबार, ठीक है। AMW जलवायु पाई जाती है, ठीक है, केरल। इधर आता है आपका कोरोमंडल, जलवायु की बात करें तो AS जलवायु पाई जाती है, ठीक है, कोपेन के अनुसार। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि तुलना में पूरी तट पर चक्रवात है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। तो सबसे ज्यादा सामना जैसे ओडिशा में बार बार ओडिशा को खाली करवाया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा, जैसे आपने ओडिशा को बार बार खाली करवाया जाता है, हर मौसम में ओडिशा गांव को खाली करवाया जाता है। पहले से NDRF की टीमें वगैरह तैयार होती है, न्यूज वगैरह हम देखते होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर पहला तो सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल पड़ता है। पूर्वी तट जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं में पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका जो आपका पूर्वी तट है कोरोमंडल तट, हमने देखा कि उत्तरी पूर्वी हवा आती है, जैसे होती है आपकी सर्दियों का मानसून। कौन सा आपका? सर्दियों के मानसून की बात करें तो हमने देखा था कि सर्दियों के मानसून में केवल वर्षा, पूरे भारत में मानसून में केवल वर्षा केवल आपके कौन से तट पर होती है? केवल आपकी कोरोमंडल तट पर होती है। कौन से में? आपकी केवल कोरोमंडल तट पर होती है, ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर देखो उपयुक्त व्यक्तियों संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखो ये आपके चक्रवात से कोई संबंध नहीं है, इसका चक्रवात से संबंध नहीं है।
तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो चक्रवातों की बात कर रहा है। लेकिन आपके जो सर्दियों का मानसून होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून जो आपकी व्यापारी वाहिनी है, ये चक्रवात लेके नहीं आती है, ठीक है, चक्रवात नहीं लाती है, ठीक है, नहीं लाती है, यानी शांत हवाई होती है एकदम से। तो ये आपकी वैसे कथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं करी है। तो राइट आंसर जगह ए और आर दोनों सही है, और परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकृति की दोनों हवाएं हैं। दक्षिण पूर्वी अलग है और आपकी ये आपकी बंगाली खाड़ी वाली अलग है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइम ज़्यादा हो चुका है। देखो डोलड्रम बेल्ट, मैंने 7 वायुदाब पेटियाँ बताई थी आपको। देखो 7 वायुदाब पेटियाँ बताई थी, वायुदाब पेटियाँ बहुत ही अच्छे से याद करवाया था मैंने, बहुत ही अच्छे से याद करवाया था गोला, ठीक है, याद करवाया था ना सातों की सातों। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा नहीं करेंगे, हमने बताया था 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कौन सी पढ़ी थी हमने, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पढ़ी थी। इधर आपके 5 डिग्री नॉर्थ था, नीचे 5 डिग्री साउथ था, ठीक है, 5 डिग्री साउथ। यहाँ पर कौन सी वायुदाब पेटी थी अपनी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी सर। तो इसका मैंने उपनाम बताए थे, इसके 2 उपनाम थे, एक तो क्या था आपका शांत पेटी, इसे शांत पेटी बोला जाता है, इसके साथ साथ इसको डोलड्रम पेटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, डोलड्रम बेल्ट या पेटी भी बोला जाता है, ठीक है, याद कर लेना। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो ये किसके कारण होता है, इसका निम्न वायुदाब होता है, और ये पेटी कैसी आपकी तापजन्य पेटी है, कैसी आपकी तापजन्य पेटी है। हमने देखा था 2 पेटियाँ 3 पेटियाँ कैसी आपकी तापजन्य, ठीक है, साथ साथ, और 4 कैसी आपकी गतिजन्य। सातवें की बात करें तो देखो पहले थी आपकी विषुवत रेखीय, फिर उपोषण, ठीक है, फिर आपका उपधुरी वायुदाब पेटी, फिर आपकी धुरी, और 4 ही आपकी उल्टी उधर हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें पढ़ी थी हमने। तो ये तापजन्य और ताप अधिक होता है, तो देखो यहाँ पर ठंडे प्रदेशों में नहीं होता, ये कैसी आपकी ताप प्रदेश, यानी ताप अधिक होता है, यानी गर्म प्रदेश, भूमध्य रेखा पर गर्म, तो पहला गलत हो जाएगा। उस तापमान और न्यून वायुदाब, देखो तापमान उस तापमान होता है यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, इसलिए दाब के साथ होगा आपका निम्न वायुदाब पेटी, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ ज़्यादातर वायु शांत रहती है, तो यहाँ पर देखो शांत पेटी भी कहा जाता है इसको, शांत पेटी। यहाँ पर वायु क्या रहती है, भूमध्य रेखा पर शांत रहती है, तो ये भी सही है। दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए, तो बी और सी सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे समझने की इच्छा थी आपको, पर समझ सकते हो। वहीं मैंने ये बताया था आपका हैंडली कोशिका, यहाँ पर ध्रुवीय कोशिका, एक और था आपके कौन सी थी, याद कर लेना। सभी आपको अच्छे से समझा गया। आप नाथ एप्लीकेशन की 1 घंटे क्लास है, आप आसानी से समझ सकते हो, पूरे एमसीक्यू क्लास देख सकते हो। रिवीजन ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी का रिवीजन होना चाहिए आपको, क्योंकि लगभग 21 क्वेश्चन आपके पढ़ सकते हैं, 17 से 18 तो आते ही हैं तीनों ज्योग्राफी से, तो 21 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं आपके। एक पेपर में लास्ट कौन सा ग्रुप था उसमें 21 भी आते, 2000 कौन सा था आपका ग्रुप सी था, डी था उसमें। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में शरणार्थी प्रवासियों में शीर्ष मेजबान देश कौन सा रहा है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये रिपोर्ट बहुत ही आसानी से शानदार तरीके से पढ़ाई थी। पहले तो ये याद होना चाहिए आपका, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 से जारी कौन करता है आपका, जारी करता है आपका IMO, ठीक है, कौन करता है, IMO। कलाम के जो टेस्ट करवाई थी उसका एनालिसिस उसमें भी करवाया था। तो विश्व में मैंने बताया था कि विश्व में 2020 के अंदर, विश्व में जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक जो प्रवासियों की संख्या कितनी हो चुकी है, प्रवासियों की संख्या की बात करें तो सर वो बताई थी आपने 281 मिलियन, कितनी बताई थी, 281 मिलियन, ठीक है। और वो आपके कितने परसेंट है कुल आबादी की, कुल वैश्विक आबादी की, तो कुल वैश्विक आबादी की बात थी वो थी आपकी 3.6%, कितनी थी दोस्तों, 3.6%। वो मैंने बताया था कि इसको जो संख्या के आधार पर देखो सर्वाधिक विदेश जाने वाले, जैसे आपके गंतव्य देश है आपके, जो सर्वाधिक विदेश जाने वाले उसको क्या बोलते हैं आपके, सर्वाधिक विदेश जाने वाले, जैसे अप्रवासी देश, जैसे अप्रवासी देशों में बात करें, अप्रवासी देश यानी गंतव्य देश, गंतव्य देश, तो सर्वाधिक लोग कौन से में गए आपके, अमेरिका के अंदर, सर्वाधिक इसमें गए आपके अमेरिका के अंदर, कब कितने आपके 51 मिलियन, कितने आपके 51 मिलियन। और सर्वाधिक उत्प्रवासी की बात करें, उत्प्रवासी यानी देश का देश में, उत्प्रवासी का मतलब क्या हुआ आपका, देश का देश में, मूल देश में, यानी जैसे अपने राजस्थान से आपके MP जाते हैं, जैसे इंदौर वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात वगैरह कमाने के लिए जाते हैं ना, तो देश से देश में सर्वाधिक जो प्रवास हुआ आपका वो कौन सा है आपका, भारत में। वो कितने, लगभग 18 मिलियन लोगों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में टूर किया, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं 18 मिलियन लोग, ठीक है, भारत के अंदर। और राज्य देश की बात करें तो वही अप्रवासी की बात करें तो अमेरिका। ये क्वेश्चन था आपका कलाम का जो माइनर टेस्ट था वहाँ का क्वेश्चन था। और हमें पूछा है देखो सर्वाधिक शरणार्थी प्रवासियों का शीर्ष मेजबान देश रहा आपका तुर्की, कौन रहा था आपका, तुर्की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यदि PDF में कोई संयुक्त राज्य अमेरिका समझ लेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका अप्रवासी में था, ये आपका भारत उत्प्रवासी में सबसे ज़्यादा है 18 मिलियन। और वहीं आपके शरणार्थियों की बात करें तो तुर्की, ऑप्शन नंबर 3। 27 देखिए,
निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। देखो माउंट एल्ब्रूस है ओशिनिया का सर्वोच्च पर्वत सत्य नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। माउंट एल्ब्रूस है कौन से महाद्वीप का आपका, मैंने अच्छे से समझाया था आपका। महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप का, कौन से यूरोप महाद्वीप का। ओशिनिया की बात करें तो ओशिनिया का कौन सा आपका सबसे ऊंचा पर्वत, तो ओशिनिया की बात करें तो ओशिया में आपका माउंट विल्हिम। देखो माउंट विल्हिम, दो चीजें बताई थी मैंने, विल्हिम दो चीजें क्या बताई थी मैंने, जो 4509 है, ठीक है। और ओशिनिया का न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम भी देख लो साथ साथ, वो कौन सा आपका न्यूनतम, कौन सा आपका ऑस्ट्रेलिया माध्यम के अंदर है न्यूनतम। बात करते हैं बताना उसका, ईरी, कौन सा आपका ईरी, ठीक है। वही अब यूरोप की बात करें, यूरोप की न्यूनतम स्थान कौन सा आपका, कैस्पियन सागर, कौन सा आपका कैस्पियन सागर। पूरा आ गया तो देखो कर लेते हैं इसको, ठीक है। मर्द सागर जो -400 मीटर, कितना आपका -400 मीटर, इजराइल जॉर्डन की सीमा पर है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का न्यूनतम बिंदु, एशिया महाद्वीप का न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु, सभी चीजें देखो मैं करवा चुका हूं। और एशिया महाद्वीप का उच्चतम बात करें तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कितनी है 8848.86 मीटर है, ठीक है। एशिया महाद्वीप की उच्चा सर्वोच्च ऊंचा शिखर, आप समझ जाओगे। विश्व की लगभग 18% अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है आबादी, बिल्कुल राइट। और एशिया में कितनी करती है आपकी, एशिया की सबसे ज्यादा एशिया में करती है आपकी 60%, ठीक है 60%। अंटार्कटिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, बिल्कुल राइट। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा आपका एशिया, वो भी याद कर लो साथ साथ। दूसरा कौन सा जगह आपका क्षेत्रफल में बता रहा हूँ, तो याद कर लो यहाँ पर एशिया। दूसरा आपका कौन सा जगह आपका अफ्रीका। तीसरा कौन सा जगह आपका उत्तरी अमेरिका, यूएसए लिख देता हूँ। चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन सा हो गया आपका अंटार्कटिका। छठा कौन सा जगह आपका यूरोप। और सातवां कौन सा जगह आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वहीं देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं जनसंख्या भी आ गया, तो जनसंख्या क्रम भी पूछा जाता है आपका। जनसंख्या में 1 नंबर पर अपना एशिया 60%, 2 नंबर पर आपका अफ्रीका, 3 नंबर पर आपका कौन आ जाएगा भाई यूरोप, 4 नंबर पर कौन आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर पर कौन आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, 6 नंबर पर कौन आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7 पर आपका अंटार्कटिका। जनसंख्या विहीन आपका अंटार्कटिका। तो ये जनसंख्या क्रम था। ये सभी देखो मैंने आपको आसानी से याद करवाने की कोशिश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऐसा देखो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित जल संधियों का जुड़ा असुम्मिलित है, असुम्मिलित छाटना था मैं। तो युकाटन कैरिबियन सागर की मेक्सिको खाड़ी से जोड़ता है, बिल्कुल राइट। डोवर उत्तरी को बाल्टी से नहीं जोड़ता, आपका डोवर जो जल संधि है वो किसको जोड़ती है आपकी, डोवर की बात करें वो जोड़ती है आपकी इंग्लिश को उत्तरी सागर से, इंग्लिश से वह उत्तरी सागर को जोड़ती है, जोड़ती है। देखो एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है भाई। जिब्राल्टर अटलांटिक को भूमध्य सागर से, बिल्कुल राइट। मलक्का आपके अंडमान सागर को जावा सागर। संधि से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 29। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से निम्न देशों का व्यवस्थित अवरोही क्रम। तो मैंने बताया था, देखो बात करते हैं भारत की बात करते हैं तो भारत की थी आपकी 146 करोड़, ठीक है 146 करोड़। सबसे ज्यादा भारत है, तो देखो भारत दे रखा है। फिर थी आपकी देखो, फिर एक बार इसको देख लेते हैं। यूएसए की देखते हैं, यूएसए की थी आपकी 34 करोड़, कितनी थी आपकी 34 करोड़, ठीक है। फिर देखते हैं आपका देखो नाइजीरिया दे रखा है। नाइजीरिया की थी आपकी, नाइजीरिया की थी आपकी कितनी भाई, नाइजीरिया की थी आपकी 23 करोड़। और फिर मैंने बताया था आपका कौन सा दे रखा आपका ब्राजील। देखो आजकल ब्राजील था, ब्राजील कौन सा आपका दक्षिण अमेरिका माध्यम में 21 करोड़। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 में तो अवरोही क्रम होता था, सबसे ज्यादा भारत की, फिर आपके अमेरिका की, फिर नाइजीरिया की, फिर ब्राजील की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैंने ये बताया था कि आपका भारत 1 नंबर पर है, ठीक है। वही मैंने याद करवाया था अपना पाकिस्तान अपना बेटा है, ठीक है। पाकिस्तान कितने नंबर पर, आपके 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। कितनी आपका 125 करोड़ के साथ। फिर जो पाकिस्तान इतना आ गया तो अपना पोता पीछे क्यों रहेगा, तो पोता अपने 8वें नंबर पर। ये चीज़ें मैंने बताई आपके माने टेस्ट में बाकायदा आपको हर चीज़ याद करवाने के लिए। 8वें नंबर पर आपका बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश है तो पूछा जा सकता है, तो 17 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर देखो ब्राजील आजकल चेंज हो चुका है। पहले हमने देखा था कि जनसंख्या के क्रम में ब्राजील आपके क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में भी 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन आजकल 5वें नंबर पर पाकिस्तान आने लगा है। कौन आने लगा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की बात करें तो आपका पाकिस्तान 5वें नंबर पर आने लगा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बहुत जल्द पाकिस्तान आगे जाएगा,
ठीक है, बहुत जल्द आगे जाएगा भाई। ठीक है, चौथे नंबर वाले को पछाड़ देगा। इंडोनेशिया है चौथे नंबर पर। कौन है आपका? इंडोनेशिया चौथे नंबर पर आपकी 28 करोड़ आबादी के साथ। तो इंडोनेशिया को पछाड़ कर चौथे स्थान पर आने वाला है पाकिस्तान कुछ ही दिनों में। अभी नवीनतम जनगणना होगी ना, तब देखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जलवायु प्रदर्शन नियंत्रण की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपका 10वां स्थान। कौन सा आपका? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो आपकी करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखो, राजस्थान 2025-26 बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाओं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों के उन्नयन हेतु 150 करोड़ रुपए का कोष गठित कर मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। बिल्कुल राइट। 750 करोड़ रुपए के परिवेश से प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉकों में गुरु गोवलकर एस्पिरेशन ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम लागू की गई। गलत। गलत क्यों हुआ? तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका सही है कि सबसे पिछड़े 35 ब्लॉकों को गुरु गोवलकर स्पेशल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम लागू की गई, यहाँ तक तो सही है। लेकिन यहाँ पर देखो बजट दे रखा आपका 750 करोड़, न कि कितना था आपका कुल बजट की बात करें तो कुल बजट था इसका 75 करोड़। कितना था आपका? 75 करोड़, न कि 750 करोड़। कितना था आपका? 75 करोड़। तो कोट का उपयोग करके प्रयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो सत्य की बात करें तो केवल ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के बजट 2025-26 में वुड पार्क कहाँ स्थापित किया जाना है? शाहपुरा भीलवाड़ा, लालसोट दौसा, बिलाड़ा जोधपुर, सांगानेर जयपुर। तो लालसोट दौसा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मैं बजट की बात करें तो यहाँ पर देखो बात करें टॉय पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? आपका कोटा के अंदर। टॉय पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? कोटा के अंदर। वही बात करें स्टोन पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? बूंदी के अंदर। कहाँ पर? बूंदी के अंदर, याद कर लेना। वही आपका क्रेमिक पार्क क्या था? क्रेमिक पार्क की बात करूं, ये आपकी कहाँ पर खोला जाएगा? आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर खोला जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 32 क्वेश्चन। इस हिसाब से करवाने या थोड़ा फास्ट करवाऊं थोड़ा, ठीक है? तो बता देना, या कल इसको कंप्लीट कर दें, या इसी हिसाब से जितने 30-40 क्वेश्चन होते हैं 2 या 3 दिन 3 क्लासों में इसको कंप्लीट कर ले समझते हुए, ताकि आपका पूरा रिविजन हो जाए। आपकी इच्छा है, जैसा आप बताओगे उस हिसाब से कर देंगे। कॉमेंट में जरूर बताना, और कॉमेंट में इस चीज़ को जरूर बताना। ठीक है, कल करेंगे आगे क्वेश्चन। कल लगभग या तो पूरा कर देते हैं, आप कहोगे तो पूरा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट कर लेंगे, थोड़ा 1.5 घंटे क्लास बन जाएगी, जो 1 घंटे में कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाए और ज़्यादा बोर भी लंबी भी नहीं होगी। वैसे 2 घंटे का पेपर होता है, लेकिन हम 2.5 घंटे में इसका सोल्यूशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका 2 घंटे का पेपर होता है ना, तो 2.5 घंटे में सोल्यूशन भी होना चाहिए। चलो दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताना इसका। आज इतने करेंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है, ज़्यादा टाइम हो गया फिर। तो कल फिर मिलेंगे इसी पेपर के आगे क्वेश्चन, यानी 32 के आगे क्वेश्चनों को लेकर कल फिर मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? अपने टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का नाम है आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट। लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ सकते हो और अपने ये पीडीएफ आप ले सकते हो। पूरे पेपर की भी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ। तो वहाँ से अपना पहले टेस्ट देकर फिर एनालिसिस भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। आपकी इच्छा है, जो चाहिए उस हिसाब से करो। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।